ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? इंट्रोडक्शन वाली यूनिट हुई, नर्वस सिस्टम की यूनिट हो गई, और अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाली भी क्या हो गई? ड्रग्स हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एंडोक्राइन ड्रग्स। याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि डिजॉक्सिन जो है अब हम उसको सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि डिजॉक्सिन ड्रग एक ऐसी है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लैरिफाइड हो जाएगा। ठीक है, उसको एक अलग से यूनिट लेंगे जो 2 घंटे का होगा, वो टॉपिक उसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, जो छोटे टॉपिक्स उनको पहले कवर कर लेते हैं। तो देखो, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? थायराइड डिसऑर्डर। होल्ड अ सेकंड प्लीज। आई थिंक अब क्लियर होगा ये ज़्यादा। हाँ, अब क्लियर है ना? तो देखो क्या करना है। अब हम एंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ड्रग्स के बारे में। सबसे पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? थायराइड डिसऑर्डर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले थायराइड डिसऑर्डर के ड्रग्स के बारे में। जो थायराइड के जितने भी डिसऑर्डर है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो, थायराइड जो है देखो क्या होती है कि इसकी दो कंडीशन आ सकती हैं। एक तो हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म, और दूसरा क्या हो सकता है? हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। इसका मतलब क्या होगा? देखो डियर स्टूडेंट, हाइपर का मतलब है T3 और T4 यहाँ पर किसके इम्प्रोपोर्शनल होंगे? TSH के। ठीक है, यहाँ पर भी T3 T4 क्या होते हैं? इन्वर्सली इम्प्रोपोर्शनल होते हैं TSH के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं TSH के। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि जब आप लोग देखते हो कि किसी पेशेंट को अगर हाइपोथायराइडिज्म है, ना, तो उस कंडीशन में T3 T4 का लेवल क्या हो जाता है? कम होगा। अगर इसका लेवल कम है तो सीधी सी बात है, अब TSH क्या करेगा? अपने लेवल को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सके? बाद में T3 T4 का लेवल क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना कि TSH जो है वो इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से T3 T4 क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों को बोलता हूँ, ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म की बात। हाइपरथायराइडिज्म में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर क्या होगा? T3 T4 का लेवल क्या है? ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ से स्टिमुलेशन जाएगा कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कम हो जाए। क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? जब T3 का लेवल क्या हो? इंक्रीज हो, T4 का लेवल क्या हो? इंक्रीज हो, और TSH का लेवल क्या हो? कम हो। और TSH का लेवल क्या हो? कम हो। यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बोलूँ T3 T4 का लेवल क्या हो? कम हो, और TSH का लेवल क्या हो? ज़्यादा हो, तो ये कंडीशन आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये होती हैं, पहचान सकते हो आप लोग यहाँ पर। ठीक है, कि T3 T4 का लेवल तो हाइपर में तो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से TSH को क्या करना पड़ेगा? अपने लेवल को कम करना पड़ेगा। ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा तो T3 T4 का रिलीज अपने आप कम हो जाएगा, तो कंडीशन नॉर्मल हो सकती। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म एक डिजीज़ है, ये विदाउट मेडिकेशन नॉर्मल नहीं होती। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, हाइपोथायराइडिज्म क्या है? नेक्स्ट हाइपोथायराइडिज्म है, वहां पर T3 T4 का लेवल कम हुआ, TSH को वहां पर TSH का लेवल क्या था? बढ़ा हुआ था, जो बाद में क्या करता है? T3 T4 के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इसके लेवल को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है कि भाई वहां पे ऑलरेडी कमी है, अभी इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। किसके लिए करता है? T3 T4 का भी लेवल क्या हो उसके बढ़ सके। लेकिन जब आप लोग इसको देखते हो टेस्ट को, तो हाइपोथायराइड इसको बढ़ाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं है। T3 T4 का कम लेवल मिलेगा और TSH का क्या मिलेगा? वहाँ पर लेवल इंक्रीज हुआ मिलेगा। ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लैब डायग्नोस्टिक की। लैब डायग्नोसिस की क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को देखने को
मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं T3 और T4 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? T3 और T4 हार्मोन के बारे में। देखो डियर स्टूडेंट्स, जो T3 है ये होता है सर्कुलेटिंग हार्मोन। कौन सा होता है? सर्कुलेटिंग हार्मोन होता है। कैसा होता है सर्कुलेटिंग हार्मोन? ये डायरेक्टली क्या करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है? ये एक्टिवेट कर देगा। कौन से सिस्टम को एक्टिवेट करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगा? ये एक्टिवेट करेगा। दूसरी बात याद रखना, जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ये क्या होता है? ओवर एक्टिव हार्मोन। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हार्मोन होता है। ये डायरेक्टली क्या करेगा? एक्ट ऑन मायोकार्डियल लेयर। ये डायरेक्ट लिख दो मायोकार्डियम, मिडल लेयर ऑफ हार्ट। ये कौन सी लेयर होती है? मिडल लेयर ऑफ हार्ट, जिसकी वजह से क्या करेगा? हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। ये हार्ट रेट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन T4 की अगर हम लोग बात करें, T4 की अगर हम लोग बात करें तो इट इज नॉट अ डायरेक्टली सर्कुलेटिंग हार्मोन। इट इज नॉट अ डायरेक्ट सर्कुलेटिंग हार्मोन। ये डायरेक्ट सर्कुलेट नहीं करता, पहले ब्रेक होगा T3 में, फिर ये काम करता है। ठीक है, ये क्या है? नॉट अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटर। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेगा। ये नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेगा। दूसरा आप लोग देखो, या हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? इनडायरेक्ट हार्मोन है। ठीक है, और T4 क्या कर सकता है? बाइंड विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन। क्या करता है? 2 मॉलिक्यूल के साथ में मिलके क्या करता है? ये बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइपोथायराइडिज्म की, देखो अगर मैं बात करता हूं हाइपोथायराइडिज्म की, हाइपोथायराइडिज्म की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर T4 का लेवल भी क्या है? कम। T3 का लेवल क्या है? कम। और TSH का लेवल क्या होता है? यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलता है। तो इस कंडीशन में अगर कहीं आप लोगों को दिखाई दे तो यहाँ पर आप लोगों को कौन सा हार्मोन देना होगा? T4, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन बोलो या टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन बोलो। थायरोक्सिन हार्मोन मतलब क्या है कि यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल क्या करेंगे? 4 मॉलिक्यूल क्या करते हैं? आयोडीन के जुड़े हुए रहते हैं थायराइड हार्मोन के साथ, इसलिए क्या बोल दिया जाता है? T4 हार्मोन। थायरोक्सिन। अच्छा, इसकी डोज कितनी कितनी आ सकती है? सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। डोज इसकी स्टार्ट हो जाती है 12.5 सॉरी mcg, माइक्रोग्राम। ठीक है, 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, 75 माइक्रोग्राम, 125 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम, 300 माइक्रोग्राम, ऐसे क्या होती है? इनकी डोज स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो एक हाइपोथायराइडिज्म की वजह से एक डिजीज कंडीशन ओरिजिनेट होती है। मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को, इससे कंडीशन ओरिजिनेट हो जाती है मिक्सोएडिमा कोमा। क्या स्टार्ट होती है कंडीशन? मिक्सोएडिमा कोमा। यहाँ पर आप लोगों को क्या देना पड़ेगा इसको? पहली प्रायोरिटी क्या रहती है?
गिव T4 IV, क्या देना है? T4 IV। अगर नहीं ट्रीट होता, इफ नॉट ट्रीटेड, अगर फिर भी ये ट्रीटेड नहीं होती, गिव T3 IV। क्या करना आप लोगों को? T3 को क्या करना पड़ेगा? IV देना पड़ेगा। ये क्या करेगा? डायरेक्ट एक्ट करेगा। ये डायरेक्ट एक्ट ऑन सर्कुलेटिंग सिस्टम। सर्कुलेटिंग सिस्टम पे क्या करेगा? डायरेक्ट एक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? थायराइड का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाएगा। थायराइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और पेशेंट की कंडीशन क्या हो सकती है? रिलीव द सिम्टम्स, जिसकी वजह से सिम्टम्स को क्या करता है? ये रिलीव करता है। अगर मिक्स्ड एडिमा कोमा को लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर आपने उसको बिना ट्रीट किए छोड़ दिया, पेशेंट कैन लीड टू डेथ। पेशेंट कैन लीड टू डेथ, पेशेंट की क्या हो सकती है? वहां पर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। मिक्स्ड एडिमा, व्हाट इज मिक्स्ड एडिमा कोमा? हाइपोथायराइडिज्म। देखो एक क्या मैकेनिज्म होता है कि हाइपोथायराइडिज्म की T3 T4, अगर आप लोगों को नहीं पता तो सुन लो कि T3 T4 जो हार्मोन है मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं? हमारी फंक्शनिंग को, BMI को मेंटेन करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। एक थायराइड रिसेप्टर ऐसा है, थायराइड हार्मोन एक ऐसा है जिसके रिसेप्टर हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास प्रेजेंट होते हैं। कौन सा रिसेप्टर? थायराइड रिसेप्टर। ये आपको कहीं पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आई थिंक टारगेट हाई बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहाँ पर थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर सब पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कौन से हार्मोन के पूरी बॉडी में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? वो कौन सा होता है? थायराइड हार्मोन। तो ये करते क्या? अब देखो लेवल कम हो गया, फूड का ऑक्सीडेशन करना है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। अब हम खाना खाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? स्लो काम करेगा। तो वो जो फैट है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, एक्टिविटी क्या हो जाएंगी? बिल्कुल स्लो हो जाएंगी, पेशेंट लेथार्जिक हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम लोगों को क्या होंगी? हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में देखने को मिलता है। तो इसलिए बोला जाता है कि यार जब उसमें उल्टा होता है कि जो हाइपो वाला होता है उसमें आदमी मोटा हो जाता है, और जो हाइपर वाला होता है उसमें आदमी सूख के लकड़ी हो जाता है, ऐसा कुछ करके बोला जाता है। तो रीजन ये होता है कि BMI क्या हो जाती है उस टाइम पे? बिल्कुल कम हो जाती है हाइपो के केस में। इसकी वजह से वेट वगैरह गेन हो जाता है। अगर ये इस कंडीशन में क्या होता है? अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाए बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या होता है कि जो हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू हैं उसमें फैट और वाटर का क्या हो जाता है? लिक्विफिकेशन होगा, और वहाँ पे लिपिड का स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? मिक्स्ड एडिमा कोमा। अगर इसको अनट्रीट किया, छोड़ दिया, तो क्या हो सकती है? पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पेशेंट की क्या हो सकती है? वहाँ पर डेथ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो इतना ये हो गया हमारा हाइपोथायराइडिज्म में T4 वगैरह देना है, थायरोक्सिन देना है आप लोगों को, टेट्राहाइड्रोथायरोइन थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और जो मिक्स्ड एडिमा कोमा है, पहले आप लोगों को T4 IV देना, अगर फिर भी ट्रीट ना हो तो T3 IV देना। ये ड्रग ऑफ चॉइस इसकी होती है। कौन सी होती है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस? T3 हार्मोन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, या फिर आप लोग या बोल सकते हो ये अगर आप लोग फर्स्ट चॉइस के रूप में इसको यूज़ करते हो तो इसको फर्स्ट चॉइस बोलना। ट्रीट हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज कौन सा देना पड़ेगा? T3 IV आप लोगों को देना पड़ेगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें हाइपरथायराइडिज्म की, किसकी बात करते हैं? हाइपरथायराइडिज्म की। देखो हाइपो के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, अब हम पढ़ते हैं हाइपर के बारे में। हाइपो में क्या था? T3 T4 का मेन रोल था। अगर इनको दे देते हैं तो क्या हो सकती है? कंडीशन रिलीव हो सकती है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को एक दिन एक ड्रग के बारे में पढ़ाया था, प्रोप्रेनोलोल के बारे में। अब सुनना आप लोग, सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म। क्या देखते हैं? हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब क्या है? T3 और T4 का लेवल क्या होगा? बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन जो TSH होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा? कम होगा।
ठीक है, हम इसमें एक मेडिसिन का सबसे पहले जिक्र करते हैं कि आप लोग क्या दे सकते हो। इसमें सबसे पहले एक मेडिकेशन दी जाती है PTU, PTU प्रोपाइल थायोयूरेसिल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। अच्छा एक बात याद रखना, ये क्या है, रिस्की ड्रग है। क्या होती है ये, बहुत ज़्यादा रिस्की ड्रग होती है। ये क्या करती है, बोन मैरो सप्रेशन। क्या करती है ये, बोन मैरो सप्रेशन अगर ये करती है, बोन मैरो सप्रेशन करेगी तो मोस्ट कॉमन क्या होगा, एग्रेनुलोसाइटोसिस। अगर एग्रेनुलोसाइटोसिस हमें मिलता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। अच्छा, ये तो इतनी ज़्यादा यूज नहीं की जाती, लेकिन एक अगर मैं आप लोगों से एक मैं बात बोलूँ, प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, अगर प्रेगनेंसी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर आप लोग बात करते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर आप लोग बात करते हो तो वहाँ पर आप लोग क्या दे सकते हो, उसको प्रोपाइल थायोयूरेसिल दे सकते हो, क्योंकि ये क्या क्रॉस नहीं करती, कांट क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर। ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करती और डू नॉट कॉज, सॉरी डज नॉट कॉज कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। और जो फीटस है उसको कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज ये वहाँ पर कॉज नहीं करती। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या रहती है, ये ड्रग सेफ रहती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या रहती है, ये बिल्कुल सेफ रहती है। तो आप लोग लिख सकते हो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफेस्ट ड्रग कौन सी है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। लेकिन हमारी बुक्स में ना यही लिखा हुआ प्रोपाइल थायोयूरेसिल। क्या लिखा हुआ हमारी बुक्स में, प्रोपाइल थायोयूरेसिल लिखा हुआ, वहाँ पर अलग अलग ड्रग्स नहीं दे रखे कि सेकंड थर्ड में क्या यूज़ करेंगे, उन्हें ऑल ओवर में क्या लिख दिया, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। अगर ऑप्शन में आ जाता है कि विच ड्रग इज यूज्ड इन हाइपरथायराइडिज्म इन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी, देन यू हैव टू चूज योर आंसर प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ओके, क्या चूज करना पड़ेगा, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। लेकिन अगर ऑप्शन में दूसरी मेडिसिन भी आ जाएं, जिसका मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर ऑप्शन में दूसरी ड्रग्स भी आ जाएं तो उनको भी आप लोग चूज करना ही पड़ेगा। मैं बता दूंगा किसको प्रायोरिटी आप लोगों को देनी। ठीक है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल को अपने इंडिया में इतना मोस्ट कॉमनली यूज नहीं करते, हाइपरथायराइडिज्म में करते भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ता है, सीबीसी को काउंट करना पड़ता है। यहाँ पर क्या चेक करना पड़ता है, मॉनिटर सीबीसी काउंट या मॉनिटर सीबीसी रिपोर्ट। हर बार क्या करना पड़ेगा, हर एक वीक के बाद, आफ्टर एवरी 7 डेज, हर 7 दिन के बाद क्या करना है, वहाँ पर सीबीसी की रिपोर्ट को मॉनिटर करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ ड्रग कौन सी है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ प्रेगनेंसी में ही और नॉर्मल जो आप लोग मोस्ट कॉमनली यूज़ करोगे, एक तो पहले कौन सी हो गई, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। अब आप लोग डिफ्रेंशिएट समझना, रुको एक मिनट। देखो अब पहली मेडिकेशन कौन सी पढ़ी हमने, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। पहली मेडिकेशन कौन सी पढ़ी, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। दूसरे की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, एक आती है कार्बिमाजोल, कार्बिमाजोल, और तीसरी ड्रग आती है मैथिमाजोल। क्या आती है दूसरी, मैथिमाजोल। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बोला कि इसको तो क्या करते हैं, लेस यूज, बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मोस्टली कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज फीटस में देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ कार्बिमाजोल और मैथिमाजोल, ये क्या होती हैं, मोस्टली यूज्ड इन इंडिया, मोस्टली यूज्ड
इन इंडिया, कि इंडिया में क्या करते हैं, इसको मोस्टली यूज किया जाता है। और बेस्ट ट्रीटमेंट भी बोला जाता है इसको, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म, फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। दूसरा देखो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल है। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में फिर से बोल देता हूँ कि बोलो कि भाई अगर प्रेगनेंसी जो है उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हमें पता है कि प्रोपाइलथायोरेसिल दे दिया। अच्छा, तो इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों नहीं देना चाहिए? डोंट गिव इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सीधा सा आंसर आप लोगों को आ जाना चाहिए कि सर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको इसलिए नहीं देते क्योंकि ये क्या करता है, वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है। ये कैसी होती है? ये वाटर सोल्यूबल ड्रग है। ये डायरेक्टली क्या करेगी, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। क्या करती है? क्रॉस प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। अगर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, अगर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है तो फिर से वहां क्या देखने को मिलेगा? कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। क्या देखने को मिलेगा? कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन प्रोपाइलथायोरेसिल प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर को में कोई प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती थी। डज नॉट कॉज एनी प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी, प्लेसेंटल नहीं सॉरी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। वहां बच्चे को कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी नहीं होती थी, लेकिन यहां पर क्या होती है? कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। ये याद रखना आप लोग। अगर मैं और बोलूं आप लोगों को तो फिर क्यों नहीं, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में क्यों देते हैं, कि फिर इसको सेकंड ट्राइमेस्टर में क्यों देते हैं हम लोग? तो क्या करते हैं, गिवन इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, गिवन इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। इसको कहां पर दिया जाता है? थर्ड और सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे? दिया जाएगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज it does not cross the placenta if crossed, अगर क्रॉस कर भी जाए, if crossed, now the fetus does not have any risk of और फीटस के पास कोई रिस्क नहीं है। डज नॉट हैव एनी रिस्क ऑफ, बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा इफ क्रॉस, नाउ द फीटस डज नॉट हैव एनी रिस्क ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। क्यों? क्योंकि 8 वीक तक बच्चे के सारे ऑर्गन्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं और 12 वीक तक ऑलमोस्ट सारे काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो अब वहां पर 12 वीक क्या हो गए? क्रॉस हो चुके हैं। अब बच्चे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। अगर क्रॉस कर भी जाए तो फीटस डज नॉट हैव एनी रिस्क ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, तब वहां पर कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज का कोई रिस्क नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो? इन मेडिकेशंस को यूज कर सकते हो। ये हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अगर थायराइड का हार्मोन कम हो जाए तब आप लोग क्या करते हो? कई बार ये जरूरी नहीं है कि भाई मेडिसिन ही दी जाए। देखो क्या हो सकता है। देखो एंडोक्राइन में अब तक हमने क्या पढ़ा? हाइपो की मेडिसिन पढ़ ली, हाइपरथायरॉयडिज्म की मेडिसिन पढ़ ली। अगर थायराइड हार्मोन का रिलीज कम है तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग। अगर थायराइड हार्मोन का रिलीज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो वहां पर ना आप लोग उसको क्या कर सकते हो? एक ल्यूगोल्स सॉल्यूशन आता है। क्या आ जाता है? ल्यूगोल्स सॉल्यूशन। देखो क्या होता है ल्यूगोल्स सॉल्यूशन। 5% ऑफ आयोडीन
प्लस 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड लेना है या फिर आयोडीन का क्या करना है आप लोगों को सॉल्यूशन लेना है। इसको जब आप लोग मिक्सअप कर देते हो तो क्या बनता है, लुगोल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, आयोडीन पूरा प्रेजेंट होगा। ये जो आयोडीन है ना, ये जो आयोडीन है ये क्या कर जाता है, देखो बाइंड विद इनएक्टिवेट थायराइड हार्मोन, इनएक्टिवेटेड थायराइड हार्मोन किसके साथ बाइंड करेगा, ये इनएक्टिवेट थायराइड हार्मोन के साथ। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ पोटेशियम आयोडीन, बिकॉज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड की वजह से क्या करेगा, ये वहाँ पर बाइंड आउट हो जाएगा और थायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा, थायराइड क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लेवल क्या हो सकता है, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना याद रखना कि लेवल क्या होगा, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। इतना समझ में आया। थायराइड हार्मोन का अगर रिलीज कम है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, लुगोल सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप लोग और याद रखना कि हम लोग बोलते हैं ना कि यार गोभी नहीं खानी चाहिए थायराइड वाले पेशेंट को, कैबेज, कैबेज नहीं खानी चाहिए बिकॉज इट कॉजेज इट कंटेन टायरोसिन अमाइनो एसिड जो क्या करता है, थायराइड का ब्रेकडाउन करवाता है। थायराइड का क्या करेगा, ब्रेकडाउन करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज थायराइड हार्मोन। क्या हो जाएंगे उससे, थायराइड हार्मोन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग, अगर क्या होता है कि मैलिग्नेंसी आ जाए सर्जरी, मतलब एक चीज़ और याद रखो, अभी रुको देखते हैं। मैं अगर बोलूँ आप लोगों को कि थायराइड की ना बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंसी हो गई है, इतना ज़्यादा सीवियर हो चुका है कि या तो सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर क्या करना पड़ेगा, रेडियो आइसोटोप हमें आयोडीन वहाँ पर उसको देना पड़ेगा। देखो अगर थायराइड की मैलिग्नेंसी हो जाए, क्या हो, थायराइड मैलिग्नेंसी हो, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाए। देखो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, दो ऑप्शन होते हैं थायराइड मैलिग्नेंसी के केस में। एक जगह तो हम कर सकते हैं सर्जरी, क्या कर सकते हैं, एक जगह तो सर्जरी, और एक जगह पे क्या कर सकते हैं, रेडियो आइसोटोप या रेडियो ओपेक, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियो ओपेक आयोडीन। मतलब कौन सी आयोडीन, आयोडीन 131 के नाम से एक आती है, आयोडीन 131 कर सकते हो। अच्छा, कैसे, कहाँ करना है ये यूज़, अगर एज 45 ईयर्स से क्या हो, ज़्यादा हो। दूसरा क्या करना है, जब थायराइड जो मैलिग्नेंसी जो साइज है, जो मास का जो साइज है, मास साइज इज लार्ज, मतलब क्या 2 सेंटीमीटर से क्या हो जाए, वो लार्ज हो जाए। सर्जरी की अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो कहाँ पर परफॉर्म की जाती है, अडल्ट पर्सन में क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है, और एज कितने से कम हो, 45 ईयर से कम हो। दूसरा क्या बोल सकते हैं, व्हेन मास इज ऑफ वेरी स्मॉल नोड्यूल साइज, कि एक छोटा सा नोड्यूल का जो साइज है उसके बराबर ये होना चाहिए, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर से भी क्या हो, ये कम होना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, थायराइड मैलिग्नेंसी को ट्रीट कर सकते हैं। मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था थायरोटॉक्सिकोसिस,
थायरोटॉक्सिकोसिस, और इसी को मैंने बोला था जब थायराइड स्ट्रोम आ जाए, ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा बढ़ गया थायराइड हमारी बॉडी में, तो वहाँ पर उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? प्रोप्रानालोल। क्या रहती है? प्रोप्रानालोल। इसको क्वेश्चन मार्क कर लेना आप लोग। थायराइड स्ट्रोम या थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या यूज़ करते हैं हम लोग? प्रोप्रानालोल। थायराइड स्ट्रोम या थायरोटॉक्सिक मतलब क्या है कि जब थायराइड का बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाए तब क्या यूज़ करते हैं? प्रोप्रानालोल हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अगर कहीं पर आप लोगों को देखने को मिले डायजेपाम टॉक्सिसिटी, क्या हो जाए कहीं पर? डायजेपाम की टॉक्सिसिटी अगर हो जाए, क्या हो जाए अगर कहीं पर डायजेपाम की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, तब वहाँ पर क्या करना आप लोगों को? डायजेपाम की टॉक्सिसिटी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक ड्रग दी जाती है थायराइड से रिलेटेड। अगर डायजेपाम की टॉक्सिसिटी हो जाए, जो क्या है एक सेडेटिव का काम करती है डायजेपाम, यहाँ पर आप लोग क्या देते हो? प्रोपाइल थायोयूरेसिल। प्रोपाइल थायोयूरेसिल देते हो, और एक देते हो आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड में भी क्या दोगे? आरएल पहली चॉइस रहेगी, उसके बाद एनएस रहता है। आरएल कौन सी चॉइस रहेगी? फर्स्ट, और सेकंड कौन सी रहती है? एनएस। क्योंकि आरएल में क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है इसमें? ग्लूकोज। तो बॉडी की फंक्शनिंग क्या रह सकती है? बॉडी एनर्जी क्या रहेगी? मेंटेन हो सकती है। बॉडी एनर्जी क्या हो सकती है? इससे मेंटेन हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ और क्या होता है, देखो अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया कि जो ये है डायजेपाम टॉक्सिसिटी, उसमें क्या क्या दिया हमने? प्रोपाइल थायोयूरेसिल दिया और आईवी फ्लूइड दिया। आरएल एनएस, आरएल क्या पहली चॉइस है, एनएस क्या सेकंड चॉइस है? देखो अगर ये दोनों ही इफेक्टिव ना हो, इफ बोथ आर नॉट इफेक्टिव, दोनों ही क्या नहीं है? बोथ आर नॉट इफेक्टिव, तब आप लोग क्या कर सकते हो? गिव अमायोड्रोन। अमायोड्रोन या क्या दे सकते हो? कार्ड्रोन वहां पर दे सकते हो। कितने mg दे सकते हो? 150 mg वंस अ वीक, सॉरी वंस नहीं, ट्वाइस अ वीक, मतलब हफ्ते में 2 बार देना है। ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार आप लोग क्या दोगे? अमाइड्रोन देते हो। 150 mg आप लोग दोगे। इट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर चॉइस वेदर द पेशेंट इज एबल टू टॉलरेट ओरल मेडिकेशन और ही नीड्स टू एडमिनिस्टर आईवी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट कंडीशन पे कि उसको आईवी चाहिए या फिर और क्या बोल सकते हैं, या फिर उसको क्या हो, या तो उसको आईवी ले सकता है वो, या फिर क्या कर सकता है वो? ओरल टैबलेट उसको हम लोग दे सकते हैं। उसकी टॉलरेबल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में वो ज़्यादा टॉलरेट करता है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ रह गई थी बतानी है आप लोगों को कि जो मैंने कल एक आप लोगों को ड्रग पढ़ाई थी, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स तो होता क्या है? देखो, ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गायनेकोमेस्ट्रिया, ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं जो गायनेकोमेस्ट्रिया कोज करती हैं? गायनेकोमेस्ट्रिया क्या होता है? enlargement of breast in male, enlargement of breast in male, कि ब्रेस्ट क्या हो जाता है? enlargement हो जाता है मेल में। अच्छा, एक ट्रिक आप लोग याद रखना यहाँ पर, डिस्को। क्या याद रखोगे? डिस्को। इससे आता है डिजॉक्सिन, आई से आता है आइसोनियाजिड, और इस एस से आता है स्पाइरेनोलैक्टोन। स्पाइरेनोलैक्टोन, इससे आता है सिमेटिडीन, और इससे आता है एस्ट्रोजन।
क्या आता है, एस्ट्रोजन। अच्छा, ये क्या करती हैं सारी की सारी, यहाँ तक एंड्रोजन के लेवल को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। क्या कर देते हैं एंड्रोजन के लेवल को नहीं, सॉरी, एस्ट्रोजन के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। एस्ट्रोजन के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, जो क्या करता है फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है एस्ट्रोजन। और यहाँ पर फिर से एस्ट्रोजन अगर वो यूज़ करेगा, क्या होगा, यहाँ पर इसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेल में ऐसा लगता है कि एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो रखा है। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को भी ऐसा क्या हो सकता है, दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये मेडिसिन आती हैं, जिसको 5 मेडिसिन होते हैं जो गायनेकोमेस्टिया कोज करती हैं। डिजॉक्सिन, आइसोनियाजिड विच इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, स्पाइरोलेक्टोन विच इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। अच्छा, ये ग्लाइकोसाइड्स होती हैं, ग्लाइकोसाइड्स में सॉरी ये कार्बोहाइड्रेट होती हैं, तो इसको बोला जाता है डिजॉक्सिन को ग्लूकोज बाइंडेड ग्लाइकोसाइड्स। ग्लूकोज बाइंडेड ग्लाइकोसाइड्स क्यों, क्योंकि किससे बने होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। सिमेटिडिन क्या है, ये कि एंटी एसिड्स होती है। एस्ट्रोजन क्या है, एक ये क्या है, एक हार्मोन होता है। ठीक है, 5 मेडिसिन क्या करती हैं, गायनेकोमेस्टिया कोज कर सकते हैं। ठीक है।